Good morning, students. This is Satish Kumar, and in this video we will be discussing about different types of friction and also about the friction due to liquids and gases. So we have done with the friction, that is the first type, that is स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने कवर अप कर लिया था. सेकंड हमारे पास जो टाइप आता है इट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेज व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सबसे पहले क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपने कोई चीज़ रखी है, आप उसे पुश कर रहे हैं, बट फ्रिक्शनल फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो बैलेंस हो रही है, ठीक है, तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. बट अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो कोई बुक आपकी टेबल के ऊपर रखी है और आप उसे स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर फोर्स लगा के, और वो अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, दूसरी सरफेस के ऊपर जो हमारा टेबल है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी उस टाइम पे, फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल बी नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारे पास टाइप रोलिंग फ्रिक्शन. अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर द अदर बॉडीज लाइक रोलर और अ व्हील एंड इज अलाउड टू मूव, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. बिल्कुल सिंपल है. अगर आपने कोई व्हील, ठीक है, या कोई बॉडी इस टाइप से प्लेस कर दिया किसी दूसरी सरफेस के ऊपर कि वो उसके ऊपर रोल ओवर होकर मूव करे, तो इस टाइप से जब फ्रिक्शन लगेगा उस व्हील के बीच में और उस सरफेस के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे. एंड इट इज़ सेम एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो whenever possible sliding friction can easily be replaced by rolling friction. और इसीलिए क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, कभी कभी रोलिंग फ्रिक्शन की जगह स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन की तरह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है. एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हील्स, रोलर बेयरिंग्स एंड बॉल बेयरिंग्स. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस वो जो दो सर्फेसेस का कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट के बीच में हमें व्हील्स या रोलर बियरिंग्स या बॉल बियरिंग्स का यूज़ करना पड़ता है हमें. अब जैसे मान लो अगर आप नॉर्मली सूटकेस जो होता है उसको अगर आप उसकी पूरी सरफेस को नीचे ज़मीन पर टच करके उसको खींचेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगी उस पर, उसको खींचने के लिए, स्लाइड कराने के लिए. बट अगर उसी टाइम पे आप वहाँ पे उस सूटकेस के नीचे जो व्हील्स आने लग गए हैं, अब उन व्हील्स आने का रीज़न क्या है? उन व्हील्स आने का रीज़न ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम होने की वजह से बहुत कम लगती है, और इसी वजह से हम इजीली भारी से भारी सूटकेस को भी व्हील्स के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्लाइड करा के या रोल करा के इजीली ले जाते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स एंड गैसेस, और यू कैन से लिक्विड्स एंड गैसेस. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू वाटर इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, ठीक है, मतलब इतने भी पास नहीं होते हैं सॉलिड्स की तरह, बट यू कैन मूव थ्रू देम. बट जब हम उन पानी के मॉलिक्यूल से या किसी भी कहीं पर भी कोई वाटर बॉडी होती है, जब उसमें से मूव करते हैं, सो वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पानी को काटते हुए आगे की तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है. तो वहाँ पर भी हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? महसूस होती है. जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो स्विमर है उसको कंटिन्यूसली अपने हैंड्स और अपने लेग्स को मूव कराना पड़ेगा सो दैट ही कैन मूव थ्रू दिस वाटर. और ये जो यहाँ पर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं स्लाइड के अंदर, वो ये शो कर रही हैं कि किस टाइप से जो फ्रिक्शन है इस स्विमर की बॉडी पे वो एक्ट हो रहा है. ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्रिक्शन भी क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं, बट फ्रिक्शन कम एक्सर्ट करते हैं. इसलिए अ स्विमर और अ बोट और अ शिप कैन ईजिली मूव थ्रू वाटर. द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ बोट्स एंड शिप्स. बोट्स और शिप्स के मूवमेंट के लिए जो पानी का फ्रिक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी होता है. बट अब कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो शिप्स या बोट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. मतलब उनके एंड्स पे से तो नैरो होती है और बीच में से कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है, ब्रॉड कह सकते हो आप, थिक कह सकते हो. इस टाइप की शेप को हम स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं. और ऐसी ही शेप आपकी फिशेस की भी होती है कि बीच में से थिक एंड फ्रॉम द एंड्स इट इज़ नैरो. तो इसे ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऐसी शेप की होने की वजह से इजीली कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, या इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट कैन स्विम इन वाटर. द स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ बॉडीज ऑफ फिश एंड ऑल अदर मरीन एनिमल्स हेल्प देम टू रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. स्ट्रीमलाइंड शेप की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, और इसी वजह से इजीली ये लोग स्विम कर पाते हैं, फिशेज और जो बोट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है. सिंस द फ्रिक्शन इज वाटर इज मच लेस देन
दैट बिटवीन द सॉलिड सर्फेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अप्लाई ब्रेक्स इन शिप्स एंड बोट्स। क्योंकि हम ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है पानी के अंदर जो लगता है दो बॉडीज़ के बीच में। मतलब अगर आप ये जो आपको शिप दिखाई दे रही है और जिस पानी के अंदर ये चल रही है, इसको रोकने के लिए इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन्हें कैसे रोका जाता है? सो स्टूडेंट्स, इनके अंदर मैकेनिज़्म होता है एक, ठीक है। अगर नॉर्मल बोट की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, उसके पास ओर्स होते हैं। बोटमैन जो होता है उसके पास ओर्स होते हैं। अगर उसे आगे की तरफ मूव करना है तो उन ओर्स को वो किस टाइप मूव कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। बट अगर वो जिस अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से अगर और ज़्यादा आगे मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन ईजिली नहीं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कम लग पा रहा है बोट और पानी के बीच में, तो अगर वो बहुत ज़्यादा आगे मूव कर गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ओर्स हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा रोटेट कराने की। जैसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा था तो आगे एडवांस कर रहा था, तो उसको अगर वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे बोट में और बोट की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे शिप्स के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा सा नीचे फ़ैन टाइप लगा होता है जिसकी वजह से मूव करते हैं, तो उस फ़ैन की जो मूवमेंट होती है उसको अपोजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर के बारे में, ठीक है। अब एयर से फ्रिक्शन कैसे लगता है, कभी भी जब आप स्कूल से जाते हैं या आते हैं, कभी साइकिलिंग अगर आप घर पे भी करते होंगे, तो अगर विंड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, मान लो पीछे से अगर आगे की तरफ आपकी विंड की डायरेक्शन है तो आपको साइकिलिंग करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप ईजिली साइकिलिंग कर लेते हैं, पैडलिंग कर लेते हैं। बट अगर विंड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो आपके मूवमेंट की, मतलब सामने से पीछे की तरफ हो, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है साइकिल को पैडल करने के लिए। और उसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ठीक है। फ्रिक्शन अराइजेज इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मेड टू मूव थ्रू एयर। इवन अगर आप हल्का सा भी हवा में से मूव करेंगे तब भी फ्रिक्शन क्या होगा, लगेगा, बट बहुत कम लगेगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स वाटर से भी और ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स आर मेड स्ट्रीमलाइन इन ऑर्डर टू इंश्योर द मिनिमम फ्रिक्शन एज दे मूव थ्रू एयर। जो एरोप्लेन्स की जो बॉडी होती है वो किस टाइप की बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ताकि जब वो एयर से मूव करें तो उनके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन ना लगे। और जब आपने देखा होगा जो मोटरिस्ट होते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत स्पीड से, या साइकिलिस्ट होते हैं जिनको तेज़ साइकिल चलानी होती है, वो अपनी बॉडी को बिल्कुल वो कर लेते हैं, एनक्लोज टाइप करके बिल्कुल छोटे से एरिया में लाके, और अपना हेड भी बहुत नीचे की तरफ लीन रखते हैं, सो दैट कि क्या होता है कि जब वो एयर से पास करें तो उनकी बॉडी पे जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जितना एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा एयर की, ठीक है ना, जितना ज़्यादा फैला हुआ एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा एयर की, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और जितना वो अपनी बॉडी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना के कम से कम एरिया में मूव करेंगे, उतना ही फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एयर के साथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। In nature, the bodies of all birds are shaped in manner that they experience a minimum friction while flying in air and can fly with a lot of speed. जो बर्ड्स होते हैं अगर आप उनकी भी शेप देखेंगे तो कैसी होती है, इट इज़ एरोडायनेमिकल और यू कैन से स्ट्रीमलाइंड। जो हमारे बर्ड्स होते हैं उन सबकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो उड़ते हैं आसमान में तो उनको एयर फ्रिक्शन बहुत कम लग पाता है, एंड दे कैन फ्लैप देयर विंग्स ईजिली, और उसी वजह से वो ईजिली उड़ पाते हैं। All automobiles, motorcycles, car, buses, etc. and space launch vehicles are specially designed to minimize the effect of friction of air. जितने भी आपके चाहे मोटरसाइकिल्स हों, बसेस हों, कार हो, इन सबको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इनके ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, जैसा आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन रिलेट इट विद द बर्ड, ठीक है। आगे से अगर आप देखेंगे जो नोज़ होती है हमारे प्लेन के, इट इज़ ऑल्सो वेरी शार्प एंड नैरो, और पीछे से टेल इज़ ऑल्सो शार्प एंड नैरो। दो विंग्स होते हैं आगे वाले, ठीक है, जो लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेन को, और जो पीछे वाले विंग्स होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो पूरी शेप है हमारे एरोप्लेन के, इट इज़ एरोडायनेमिकल विच हेल्प्स इन टू रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द एयर ऑन दिस प्लेन, ओके। Then the most spectacular example of friction of air is shooting star or a meteor. Shooting stars are actually stone-like objects that enter Earth's atmosphere from space, and since they have very high velocity, so the friction due to air is extremely high, and due to high friction the temperature of meteor rises such high degrees that they can catch fire and begin to glow.
मतलब जो मेट्योर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं स्पेस के अंदर, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत स्पीड से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, तो इसी वजह से फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन उनके ऊपर इतना ज़्यादा लगता है कि वो आग पकड़ लेते हैं, और आग पकड़ने की वजह से ही वो जलते हुए से इस टाइप से दिखाई देते हैं, जैसा आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा। तो इट इज़ ऑल हैपनिंग ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। I hope students you understand the concept of fluid friction and air friction, and thank you very much for listening me so far.